नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका प्रोग्राम बातें करते हैं खुल के, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। आज आपको बहुत खास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं। प्रोग्राम आपको बहुत मजा आएगा इस प्रोग्राम में, तो गौर से देखिए। रिमोट रखिए साइड में। दिल्ली के इलेक्शन में अगर आप देखें, दो जायंट किलर हैं। एक परवेश वर्मा जिन्होंने हराया अरविंद केजरीवाल को, और दूसरे जिन्होंने हराया मनीष सिसोदिया को। तो वो बात आज हम करेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि आखिर मनीष सिसोदिया क्यों हारे इतना। भाई डिप्टी सीएम रहा आदमी 10 साल का, वो चुनाव कैसे हारा और कितनी ताकत लगाई गई उसके पीछे। ये जो लोग कहते हैं पंजाब की लॉबी पूरी लग गई थी, पंजाब से पूरी सरकार यहाँ आके बैठ गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आज पता चलेगा। आपको पता चलेगा राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है और लोग कांग्रेस से क्या उससे उसकी वजह से दूर जा रहे हैं। इसकी बात भी आज हम लोग प्रोग्राम के अंदर करने जा रहे हैं। बहुत सारी और कांग्रेस पार्टी में नई नई डेवलपमेंट्स की बात हो रही है कि प्रियंका कैंप अलग बन गया, अब वो इलेक्शन इंचार्ज बनेंगी। सारे इलेक्शन जो है वो एक नई यूनिट तैयार की जाएगी, उसको प्रियंका गांधी लीड करेंगी, राहुल गांधी ओवरऑल लीडर रहेंगे, तमाम तरीके की बातें। और राहुल गांधी जैसे दिल्ली में अकेले लड़े, हरियाणा में उन्होंने किसी को स्पेस नहीं दी, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब सारे चुनाव जो है अकेले अपने दम पर लड़ना चाहती है, उतनी हिम्मत कर पा रही है क्या, और क्या उसको ऐसा करना चाहिए? इसकी बात भी आज हम लोग करेंगे। मैं आपको मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं दिल्ली के जायंट किलर तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने माफ कीजिएगा जंगपुरा से हराया है इस बार मनीष सिसोदिया को। सर बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत। और विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी प्रोग्राम में आ जाएंगे, आपका बहुत स्वागत है। जायंट किलर एंड रियली अ जायंट और सामने बैठे हुए हैं। सर कमाल किया आपने इस बार मनीष सिसोदिया को। अब मनीष सिसोदिया ने आपको हल्के में ले लिया क्या? लोग तो कह रहे थे सेफ सीट है उनके लिए। देखो पता क्या है, ये दिल्ली में सबसे सेफ सीट उनकी थी। अच्छा। इसके लिए अतीशी और मनीष सिसोदिया में लड़ाई भी हुई। वो चाहता था कि मैं लड़ूं और अतीशी चाहती थी मैं लड़ूं इस सीट पे। और सीट भी 2 महीने पहले अनाउंसमेंट हो गई थी। जो आप पार्टी की सीटें हैं उनमें इसकी सबसे पहले सीट अनाउंसमेंट भी हो गई थी मनीष सिसोदिया की। तो ये अपने आप को जीता समझ रहा था और फेवरेट भी समझ रहा था अपने आप को। और जब हमारी सीट करीबन 25 दिन के बाद, या 1 महीना लगा लो या 25 दिन तो पक्का हो गए होंगे, हमारी सीट अनाउंसमेंट हुई तो एकदम जंगपुरा में बवाल आ गया लोगों के बीच में। ये तो पहले ही घूम लिया था। और फिर सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर यह चुनाव कोई अकेला थोड़ी लड़ रहा था। मेरे को सबसे हैरानी बात यही हुई कि एक डिप्टी सीएम को 10 मंत्री पंजाब के आ गए। ये उस टाइम बता रहा हूँ जब उसकी टिकट अनाउंसमेंट हो, उससे दूसरे दिन या तीसरे दिन जंगपुरा में आ चुके थे। अच्छा। और 200-250 कार्यकर्ता भी आ गए। फिर उस वक्त भी अतीशी एक मीटिंग ले गई थी जंगपुरा में, और केजरीवाल भी एक मीटिंग ले ली थी उसने। उसमें इनको एक लेडीज ने कहा भी कि हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, केजरीवाल को पकड़ के कहा। तो उसके बाद जब इन्होंने पहले ही, मैं तो समझ लो कि जब मेरी टिकट अनाउंसमेंट उस टाइम कूदा, ये तो 25 दिन पहले ही कूद गए थे। तो हमारे को जब मैंने देखा कि ये तो फिर आस्ता आस्ता 3 बार और केजरीवाल आ गया। कुल मिला के 4 बार की 4 बार निकाल लो जंगपुरा विधानसभा। अच्छा। फिर ये भी 3 बार आ गई और फिर उसके बाद एक दिन ये मिल गया मेरे को वहां पर मनीष सिसोदिया। अच्छा। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मैं साथ कभी झूठ भी नहीं बोलता। राजनीति में हो, किसी को ना झूठ आज तक कहा है, ना किसी को किसी काम के लिए लारे लगाए हैं। लारे का मतलब समझते हैं ना, कि किसी को ये नहीं किया थी झूठ बोलो। जिसका काम है गाड़ी में बैठो और चलो, चाहे उसके लिए 8 बार जाना पड़ा तो 8 जाके आगे उसकी किस्मत में काम हुआ है नहीं, या बच्चे के एडमिशन की बात। तो मैंने कहा यार आप डिप्टी सीएम रहे हो दिल्ली के, और आपने कई अखबारों में मैंने पढ़ा कि आपने एजुकेशन
क्रांति दिल्ली में लाए हो, हरित क्रांति जिसको कहते हैं। मैंने कहा फिर भी आपको आज केजरीवाल की, और उस टाइम मंत्री तो उनके आ गए थे, हाँ जी। मैं इसके पंजाब से, मैंने कहा 10 मंत्रियों की आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको अतीसी की ज़रूरत पड़ रही है, आपको केजरीवाल की ज़रूरत पड़ रही है। ये कोई इतना बड़ा इलेक्शन तो है नहीं है। क्या बोले? जवाब नहीं था, मेरी तरफ देखने लगा, कह रहा ज़रूरत पड़ती है मरवा साहब। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर मैंने उसको कहा चलो ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन आपका क्रांति का कोई फायदा नहीं हो रहा आपको। अच्छा। क्रांति का क्या फायदा हो रहा है? ठीक। वो हरित क्रांति नहीं थी, वो शराब क्रांति थी। अच्छा। वो शराब क्रांति थी। उसके मंत्री भी वही थे? वही थे मंत्री। और पहली बार हुआ होगा आपने देखा कि जिसके पास एजुकेशन उसको शराब मंत्रालय दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, मारवा साहब के बारे में 2-4 बातें मैं आपको और बता दूं। 46 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, 46 साल, 46 इयर्स, और अभी 3 साल पहले उन्होंने ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो आप 46 इयर्स का साथ आप सोचिए कितना बड़ा होता है। उसके बाद पार्टी को छोड़ना, इसके लिए भी हिम्मत लगती है। 8 इलेक्शन लड़े सर आपने, 90, आप 93 से लड़ रहे हैं ना? हाँ, 93, 98, उसके बाद 2013, 15, 20 और 25। ठीक है सर। अब इसमें से 3 इलेक्शन पहले इसी सीट से जीत चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जब पार्टी छोड़ी, कांग्रेस क्यों छोड़ी उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन अब आपने ऑप्शंस देखे होंगे अपने, तो उस वक्त तो कोई नहीं सोचता था कि दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा सकती है। आपके सामने ऑप्शन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का भी रहा होगा। आपने बीजेपी क्यों चूज की, आप क्यों नहीं? देखो, सबसे बड़ी बात, मैं नरेंद्र मोदी जी का कायल हूं, क्योंकि जो करतारपुर कॉरिडोर जो सिख समाज के लिए कोई भी नहीं कर सकता। अभी हमारे पाकिस्तान से संबंध ठीक नहीं है, लेकिन उनकी कूटनीति से जहाँ पर गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना अंतिम समय निकाला, ना किसी ने डिमांड की अकालियों ने कि करतारपुर कॉरिडोर खोलो। उनकी सोच को, क्योंकि बार बार मैं कई जगह कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मा है उसमें भगवान की रूह है, क्योंकि इतना बड़ा कदम सिखों के लिए, सिखों के साथ और जो गुरु नानक लेवा लोग हैं, मुसलमान भी कई गुरु नानक लेवा लोग हैं, उसके बाद पंजाबी जो है और हिंदू भी जो गुरु नानक देव महाराज जी को, इतना बड़ा डिसीजन कि करतारपुर कॉरिडोर, आज आपको मालूम है हजारों लोग सुबह जाते हैं, दर्शन करके शाम को वापस श्रद्धालु आ जाते हैं और मोदी जी की महिमा करते हैं। उससे मेरे को प्रेरणा हुई, ठीक है, कि मैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में शामिल हो जाऊं, जो सिखों के लिए इतना कुछ कर रहा है। ये असली बात थी। अगला इलेक्शन जीतना है मेरे को, इसलिए भाजपा में जाना है, ये नहीं, वो नहीं थे ना, मुझे किसी सीट की कभी तमन्ना रही है। 48 साल से तो बीजेपी जीती नहीं थी इस सीट पर, 48 इयर्स बाद जीती है ना बीजेपी। 1900 इंद्रमोहन सहगल जी के बाद एक भी इलेक्शन बीजेपी वहां से नहीं जीती। जगप्रेस जी जीतते रहे, 3 बार मैं जीता हूँ, और उसके बाद 3 बार आप पार्टी जीती है। अब भारतीय जनता पार्टी का जंगपुरा में कमल की। इनकी सीट देखकर सर ऐसा लगता है, जो जंगपुरा का इलेक्शन है, कि केजरीवाल जी ने शायद अंडर एस्टिमेट किया इस बार बीजेपी को। वो शायद जो वो कहते भी थे कि इस जन्म में मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, शायद यकीन ही करने लगे थे इस बात में। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने को ओवर एस्टिमेट किया। ये जब वो असेंबली में खड़े होकर इतना जोर जोर से बोलते हैं कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ, दिल्ली मैं चलाऊंगा, फिर दूसरी बात जो आपने कही कि नरेंद्र मोदी को 2 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हराने के लिए, इस किस बात का अहंकार? डेमोक्रेसी में कोई नेता इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। ये जनता मालिक होती है, वो तय करती है कब कौन रहेगा, कब कौन जाएगा। 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पार्टी हार गई, खुद अपना चुनाव हार गई। उदाहरण उनके सामने था। उस समय जब उन्होंने हराया शीला दीक्षित को, तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या थी? कुछ नहीं,
पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या था? कुछ नहीं। तो उनको लगा कि वो जो प्रचार से उन्होंने एक तंत्र खड़ा किया कि दिल्ली में क्रांति हो गई, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, किसी की भी बात कर लीजिए, वो उस पर वो विश्वास। कई बार होता है ना कि बार बार झूठ बोलते बोलते आप खुद ही उसको सच मानने लगते हैं। वही केजरीवाल के साथ हुआ। ठीक है। उनको तो जन्नत की हकीकत मालूम थी कि क्या हो रहा मोहल्ला क्लिनिक में, क्या हो रहा है स्कूलों में, क्या हो रहा है अस्पतालों में। इसके बावजूद झूठ बोलते रहे और उनको लगा कि अब जो है सब लोग वही मानेंगे जो हम कह रहे हैं। उसका नतीजा है ये। अच्छा ठीक है, विजय मैं आता हूं आपके पास। पहले मारवाह साहब से ये पूछ रहे, अब जरा कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि फोटो लगी हुई है राहुल जी की, प्रियंका जी की बातें हम किए जा रहे हैं, केजरीवाल सिसोदिया जी की, तो अब आते हैं जरा इस पर। सर 46 साल आपने कांग्रेस पार्टी को दिए, आपको सात इलेक्शन लड़ाए शायद पार्टी में, और वो रिश्ता आपने तोड़ दिया, क्यों? मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, बताना सही है कि गलत, आपने राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने का टाइम मांगा, ये छपी हुई मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ आपको, और आपको टाइम नहीं मिला, इससे नाराज हुए आप? असल में क्या है, कांग्रेस के जो पहले सिद्धांत होते थे, जब से राहुल गांधी आए वो सिद्धांत सारे खत्म हो गए। राहुल गांधी ने किसकी नहीं सीनियर की बेइज्जती की? गुलाम नबी आज़ाद की बेइज्जती की उसने। कई लीडर मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कांग्रेस में है अभी भी, तो मैं उनका नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी सिखों के बारे में अमेरिका जाके, अरे कुछ कहना है तो इंडिया में कह ले। वहाँ सिखों के बारे में कि सिख इंडिया में सुरक्षित ही नहीं है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, उनको डर लगता है। मैंने कड़ा पाना है ना, पगड़ी पानी है ना, हम जहाज में करपान लेकर जाते हैं ना। तो बेतुकी बात जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, आप वहां पुन्नू की प्रशंसा कर रहे हैं। पुन्नू कौन है? खालिस्तान है। प्रशंसा तो नहीं की शायद पन्नू नहीं, प्रशंसा का मतलब आपने टारगेट तो पुन्नू भी यही चाह रहा है ना। पुन्नू की आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे कि सिख जो है, पुन्नू भी यही कह रहा है कि हाँ, सिख हिंदुस्तान में, आप उसकी बात की सराहना कर रहे हो ना, आपको ये शोभा नहीं करता ना। आप तो उल्टा अमेरिका जाके कहो कि हमारे सारे समाज जो है हिंदुस्तान में सुरक्षित। इमीडिएट ट्रिगर क्या था आपका कांग्रेस छोड़ने का? आप मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, नहीं मिल पाए? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं थी राहुल गांधी की, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता बन के काम किए। हम शीला दीक्षित के भी जो वो जनता के भलाई के लिए नहीं करती थी, हम उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते थे। शीला जी ने जनता के काम नहीं किए? नहीं, जनता के काम जो गरीब आदमियों के लिए, जिस लास्ट में जो हार हुई वो इसी कारण हुई ना, लास्ट में हार कि जो बिजली का, कि आप एक बल्ब जलाओ, ये बातें उन्होंने कही ना, आप प्याज खाना बंद कर दो, ये बातों से। आपने कहा कि राहुल गांधी राजकुमार है, सोनिया गांधी रानी है। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ ये तो मैंने एक दिन कहा जब ज्वाइन की थी मैंने बीजेपी, वहाँ एक उदाहरण दिया था। हम 4.5 घंटे 10 बजे से 2:30 बजे तक, गर्मी का महीना मई में, जो यूपी में कोई वारदात हो गई थी, वहाँ ये बाई रोड गए थे बहन के साथ, हथरस या कहीं भी, मुझे याद नहीं अब। वहाँ पर हम 10 बजे से खड़े हैं और इनकी गाड़ियाँ आई 2:10 पे। मेरे को चक्कर भी आ गए, मैं गाड़ी में बैठ गया जाके 1:30 बजे। गाड़ी आई सायरन मारती हुई, क्योंकि दोनों की अगर स्कूटी मिला दो तो 12-14 गाड़ियां तो हो जाती है ना, और कुछ इनके जो चेले चपाटे भी हो जाए। सायरन मार के किसी को बाय करके नहीं गया ये कि हमारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, हमारे लोग खड़े हैं, किसी को हाथ भी नहीं लाया, टेलीफोन में ही लगा रहा है। ये किसका काम होता है? राजाओं का काम होता है। पहले राजे होते थे ना जो निकलते थे, देखते ही, ये राजे हैं, इनकी माँ जो है महारानी है, वो आज अपने आप को महारानी ही समझते हैं। कभी किसी वर्कर को गले लगाया? मेरे साथ आप भी थी, क्या था, एक जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, भीड़ इतनी थी कि मैं गिर गया,
और हजारों की लोग जो मेरे ऊपर गिर गए, उसका बड़ी मुश्किल से सिर्फ सोनिया गांधी ने मुझे खड़े होते देखा है, मेरे को टेलीफोन तक नहीं आया, और मैं जाके गंगाराम में भर्ती हो गया जाके। ये हालात हैं। ये क्या कार्यकर्ता के, ये कार्यकर्ताओं को तो ये सोचते हैं ये हमारे चपरासी हैं। जब सोनिया गांधी दिवाली पे मिलती थी ना, तो होम मिनिस्टर भी लाइन में लग के मिलता था। इनका ये है। वो ठीक है, वो सर्वे सर्वा है अपनी पार्टी की, नहीं इसमें नहीं, कोई ये शक नहीं है। मतलब खुद ही हुआ सर्वे सर्वा। हम मोदी जी जाते हैं, मैं गया अकेला, हम 5 लोग गए, उन्होंने खुद बुलाया। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी उसके 4 माह। आप प्राइम मिनिस्टर से मिले थे? हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जो बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 5 लोग थे, हम प्रसाद भी ले गए थे। हमने उनको किताब भी गुरु ग्रंथ साहब की, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की हिस्ट्री थी वो देनी थी। तो उन्होंने पहले अपने जूते उतारे और उसके बाद हमने पगड़ी अरदास कराई वहाँ पर हमने उनके नाम की। जन्मदिन भी था उनका 2 दिन पहले। ये 17 तारीख को हम गए थे, 15 को जन्मदिन होता है। ये 2022 की बात है सर। उसके बाद मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जैसे आप तो फिर दूर बैठे हो, जैसे भाई साहब बैठे हैं ना, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, और अभी ज्वाइनिंग भी मेरी 5 महीने ही हुई थी, बिठा के 20 मिनट मेरे से बात करते रहे। और वो 4 लोग बाहर चले गए थे जो मेरे साथ गए थे, 5वां 20 मिनट बात करते, 1 to 1 बात हुई। 1 to 1 ऐसे जैसे भाई साहब बैठे हुए। 20 मिनट उन्होंने बताया मुझे कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था, वहाँ जो गुजरात में वो भूचाल आ गया था, तो गुरुद्वारा जो तहस नहस हो गया था, मैंने बनते ही कहा कि ऐसा ही गुरु नानक देव महाराज जी का जो गुरुद्वारा बना है, मेरे को ऐसा ही आर्किटेक्ट को कहा, ऐसा ही चाहिए। हाँ, और मैंने वही आर्किटेक्ट 6 महीने लग के वही गुरुद्वारे का शुरू दोबारा बनवाया। और आप मानोगे जो प्रसाद बच गया था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, हाँ जी, हाँ जी। ना मेरे को कोई पद की लालच है। जो प्रसाद हमने ले गए थे ना कड़ा में, उसमें जो बांटते हैं ना, हाँ जी। वो बच गया। घंटी बजा के सेक्रेटरी को बुलाया, ये प्रसाद स्टाफ को बैठ देना, खराब मना जाए। अच्छा, ले, इससे बड़ी बात क्या है मोदी जी की। मैंने अभी कहा ना, मोदी जी में तो परमात्मा की रूह है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। आपने सिखों के लिए, छोटे साहिबजादों के लिए, जिसके किसी ने कितने साल हो गए, 500-400 साल का इतिहास है, किसी ने ध्यान दिया कि छोटे साहिबजादों की कुर्बानी क्या है? फतेह सिंह और जोरावर जी की क्या कहा उनकी कुर्बानी? नींवों में चुना दिया था, हंसते हंसते नींव में चुर गए थे। और उन्हें अपने पिता की, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, दोनों जो भाई थे वो शहीद हुए। दादा उनका गुरु तेग बहादुर महाराज जी यहाँ शहीद हुए। सर ये इसी पॉइंट से थोड़ी और बात आपसे करनी है, लेकिन आपने जो कांग्रेस वाली बात की ना, एक बार विजय लक्ष्मी से ये जान लें, उनका जो लार्जर पॉइंट है कि भाई देश का प्रधानमंत्री मुझे 20 मिनट अकेले मुझसे बात करने के लिए निकाल सकता है। मैं जिस पार्टी में रहा 4-5 दशक लगभग, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, मैं उनके लिए धूप में खड़ा हूँ। और सीनियर लीडर्स जिस तरीके से नाराज हुए, एक उन्होंने उदाहरण दिया गुलाम नबी आज़ाद जाने को, वो चले ही गए। आजकल हम शशि थरूर जी का सुनते हैं, वो भी मिले हैं लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं है। कितना दम है इस आरोप में कि क्या सीनियर नेता नाराज है और कार्यकर्ता से डिस्कनेक्ट है? देखिए, ये आई थिंक सौरभ रियलाइजेशन है कांग्रेस पार्टी में, और इसलिए अब मैंने सुना है कि कांग्रेस कुटुंब करके कोई प्रोग्राम शायद शुरू करे कांग्रेस, जिसमें जो पुराने कांग्रेसी घर थे, पहले होता था कि हर गांव में, हर मोहल्ले में एक घर हुआ करता था जिस पे कांग्रेस का झंडा लगा रहता था। अब इस प्रोग्राम के तहत ये जो कांग्रेस कुटुंब के तहत जो कांग्रेस का झंडा जिस घर पे लगा रहता था, वहां पर रीच आउट करने की कोशिश कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से होगी। मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल तक जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। अब ऐसा थॉट प्रोसेस में अब कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जैसा मारवा साहब ने बोला कि ये जो कार्यकर्ता है, ये शायद राहुल गांधी जब आए ना, तो ट्रांजिशन फेस, उनके साथ उनके फादर की टीम के लोग आए, उनको लगा होगा
कि भाई ये टीम तो मेरी सुनेगी नहीं, सब मुझसे सीनियर है। तो वो जो ट्रांजिशन का फेज है उसमें ऐसा हुआ और काफी लीडर उसमें नेग्लेक्ट हुए। अपनी टीम बना ली उन्होंने। अब उनकी टीम है। अभी देखिए जो नई अपॉइंटमेंट हुई है 9 लोगों की, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं, के राजू राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। बिहार का जिनको प्रभार दिया गया कृष्णा अलावरू, काफी यंग लीडर हैं, पहले यूथ कांग्रेस के इंचार्ज वो हुआ करते थे। ये राहुल गांधी, अभी ये जो टीम आई है ना, ये तीनों का मिक्सचर है। सोनिया गांधी के 2 नेता हैं इसमें, बीके हरिप्रसाद और रजनी पाटिल। प्रियंका गांधी के 2 नेता हैं इसमें, भूपेश बघेल और अजय लल्लू। और इसके अलावा राहुल गांधी के 3 नेता हैं, जिसमें मीनाक्षी हैं, जिसमें कृष्णा अलावरू हैं, जिसमें के राजू हैं। तो अब कहीं ना कहीं, और ये हम देख रहे हैं कि सीपीपी चेयरपर्सन या कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का भी थोड़ा दखल आपको दिख रहा है। दूसरा, एक तो अभी कांग्रेस कोशिश कर रही है रीच आउट करने की अपने कार्यकर्ताओं को। ये सेंस है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन है कि कार्यकर्ता को रीच आउट करना जरूरी है। जैसे पिछले शो में भी हमने बात की थी, मैक्रो में जाती है, माइक्रो में नहीं। अब कांग्रेस माइक्रो में जाने की कोशिश कर रही है। और ये भी बता दीजिए, प्रियंका जी की नई टीम भी बन गई क्या? देखिए, प्रियंका जी का रोल तो बहुत अहम होने वाला है, ये तो कांग्रेस के तमाम नेता बता रहे हैं। अब इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। तो इसमें प्रियंका जी की फोटो बड़ी करनी है, राहुल जी की छोटी करनी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता, सच में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका? उनका रोल पर्दे के पीछे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस में अब राहुल गांधी एलओपी हैं, सोनिया गांधी चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की। एक और तीसरा व्यक्ति चला जाए, परिवारवाद का आरोप सामने से लगता ही है, उसको भी एक अहम महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए, तो मुझे लगता है पर्दे के पीछे रह के वो भूमिका। हालांकि जो नया बिल्डिंग बना है सौरभ, वहां पर इंटीरियर से लेकर के और कारपेट तक हर चीज प्रियंका गांधी वाड्रा ने डिसाइड की है। उस ये जो इंदिरा भवन है, उसकी हर चीज, कहां पर किसका कमरा होगा, कौन सा कमरा किसको अलॉट होना चाहिए, ये पूरा कह रहे चुनाव लड़वाएंगी वो, कोई इलेक्शन यूनिट बनेगी, उसकी इंचार्ज वो होंगी, हर इलेक्शन ओवरसी करेंगी। देखिए, इलेक्शन यूनिट तो बनेगी, जो मैंने माइक्रो की बात की, बूथ लेवल एजेंट से लेकर पार्टी का नैरेटिव गढ़ने से लेकर के, और क्या एडिशन हो रहा है वोटर्स का, डिलीशन हो रहा है वोटर का, ये इस पर नजर रखने का काम जो है इलेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी। तो कांग्रेस पार्टी में ये रियलाइजेशन है कि वो चुनाव जो लड़ते हैं उसमें चुनावी प्रक्रिया पर उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको ध्यान रखने का। तो ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, ये चुनावी प्रक्रिया पर पूरा ध्यान रखेगी, चाहे उसमें ये जो आरोप लगाते हैं एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, वो पार्टी का नैरेटिव और बूथ लेवल एजेंट जो है उसको नियुक्त करना अभी है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। सर, अच्छा, ये परिवारवाद का आरोप तो चलिए अब पुराना भी हो गया, और जो फैक्ट है वो है, अब वही हैं 3 लोग इंपॉर्टेंट कांग्रेस पार्टी में, तो ठीक है, वही सही। अब हर नेता अपनी टीम बनाता है। राहुल गांधी, अब जैसे माधव साहब ने कहा कि सीनियर लोगों की अनदेखी करी, ठीक है। राजीव गांधी उन्होंने अब वो कुछ लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, फिर सोनिया जी को इनहेरिट हुआ वो सब कुछ लोग उनके साथ आए, कुछ नए लोग आए होंगे। राहुल गांधी भी अपनी टीम बना रहे हैं, क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं, टीम बनानी ही चाहिए, लेकिन एक जो है सीमलेस ट्रांजिशन होता है। आप अपनी टीम बना रहे हैं, इसका मतलब जो बाकी लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो बेकार हैं, आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट अगर होगा तो जो बन रहे हैं उनके मन में भी आशंका होगी कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो सवाल यह है कि लॉयल्टी पार्टी के प्रति होनी चाहिए या परिवार के प्रति। कांग्रेस में यह कल्चर बन गया है कि अगर आप परिवार के प्रति वफादार नहीं हैं तो आपका पार्टी में कितना कंट्रीब्यूशन है, पार्टी के लिए क्या किया है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप परिवार के प्रति वफादार हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। तो परिवार की कृपा होगी तो आप जो है कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर जैसे सूरज की रोशनी से आप बहुत दूर हो जाएं तो बीमारी से मर जाएंगे, और बहुत करीब आ जाएं तो जल के मर जाएंगे। तो इसलिए जो है वो परिवार तय करता है कि कौन जीवित रहेगा, कौन नहीं रहेगा। पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक रूप से नहीं। तो अब ये सब कर, देखिए, का बरखा जब कृषि सुखाने है, आपका ग्राउंड पर संगठन नहीं है, आप कोई भी नैरेटिव बनाइए, लेकर कौन जाएगा? वो लोग तो होने चाहिए जिनका संपर्क हो लोगों से। ऐसे लोगों को आप, राहुल गांधी 20 साल से हैं बिल्कुल कांग्रेस में और प्रभावी भूमिका में है, चाहे उनके पास जो भी पद रहा हो, पद ना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैसले वही करते हैं।
तो ऐसे में आपने कितने ऐसे लोगों को प्रमोट किया, आगे लाए, जिनका ग्राउंड से कनेक्ट है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से राजनीति करते हैं, बीच में आप वायनाड चले गए 5 साल के लिए, लेकिन आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है उत्तर प्रदेश में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। बाकी प्रदेश को छोड़ दीजिए, अमेठी और रायबरेली में 50 लोगों के नाम बता सकते हैं क्या राहुल गांधी? इंदिरा गांधी 500 लोगों के नाम बता सकती थी। ये फर्क है। तो आप किस तरह सहमत है सर की बातों से? और दूसरा ये कि एक आर्गुमेंट दिया जाता है राहुल गांधी के डिफेंस में कि भाई ठीक है, हार रही है पार्टी, राहुल गांधी नहीं चुनाव जिता पाए, लेकिन कभी कभी आपके हमारे किसी के काल में पीरियड में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो बहुत ऊंचा चला गया, नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी उस पीरियड में अपनी राजनीति कर रहे हैं, भाई बहुत कठिन मुकाबला है, सामने मेरे बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, तो इसलिए मेरी अभी जीत नहीं हो पा रही है। और लेकिन जहां बीजेपी नहीं है वहां कांग्रेस जीतती भी है, साउथ में जीतती है ना, जहां बीजेपी नहीं है। नहीं, देखो जो भाई साहब ने बात कही है, मैं उसमें 100% सहमत हूं। आपको ताकत मिल गई है, राहुल गांधी को ताकत मिल गई ना। सोनिया गांधी के पास 20 साल हो गए, राहुल गांधी के पास ताकत है ना, और किसी के पास तो ताकत नहीं थी। बीच में डर के मारे भाग भी गया था जब अध्यक्ष नहीं बना, खुद ही अध्यक्ष छोड़ दिया ना उसने। उसकी तो तारीफ करनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी थी ना ना ना, तारीफ नहीं होती इसको। मतलब आप में कैपेसिटी नहीं है अध्यक्ष पद संभालने के लिए, इस आप लिए भागे हो। आप में कैपेसिटी नहीं थी ना, भागे क्यों? चुनाव तो हार जीत लगी रहती है। अब हम 3 चुनाव लड़े, जीते, 11 साल से वहीं खड़े रहे ना, वहीं लोगों की सेवा करते रहे। आपने पूछा ना आप कहीं और से क्यों, मैंने क्या कहा कि मैं तो वहीं से सेवा करूं। ये कैपेसिटी होती है, उसमें पार्टी चलाने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में सिर्फ पीवी नरसिंह राव ने शुरू किया था समझौता। पहला समझौता जो हुआ था उसके साथ मायावती के साथ, है यूपी में। जब से कांग्रेस यूपी में कभी उभरी। दूसरी बात, अभी महाराष्ट्र में, अरे आप 200 जितनी भी महाराष्ट्र की सीटें हैं सब पे लड़ते थे, अब आप रह गए 90 पे। 90 से ही समझौता हुआ ना, 90 या 95, मुझे याद नहीं, इतना ही था। तो इतना ही था ना। आपकी कितनी रहेगी? 18। आपका जो 100 जितनी सीट 160-62 रहेगी, उसमें आपका वर्कर तो खत्म हो गया ना। आपका वर्कर ही नहीं रहा उसमें, क्यों? आपने दूसरों से समझौता कर लिया लालच के पीछे। अरे उनकी आपसी दुश्मनी में कोई आपको सलाह देने आ गया कि जी हम जो मोदी को हटा रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र में बीजेपी को उठा रहे हैं, आप हमारे साथ मिल जाओ, ये कहाँ की अक्लमंदी थी? अलायंस तो नहीं, दुनिया कर रही है। अलायंस, अरे उनका टारगेट मोदी को हराना है, हर स्टेट में हराना नहीं, देखो अलायंस वो है, अलायंस वो करो जहां आपकी पार्टी बचती हो। अलायंस का मतलब क्या होता है? आज मोदी जी अलायंस कर रहे हैं ना, की है ना, की है ना। हाँ। पटना में, बिहार में की है, दूसरी जगह की है, लेकिन अभी 7 मंत्री वहां बैठा के आए हैं ना, अपने बैठा के आए हैं ना, अपने वर्करों को और मजबूत किया है ना उन्होंने, जाके 7 मंत्री बना दिए। तो वर्करों में क्या गया, कार्यकर्ताओं में? आप दिल्ली की मुख्यमंत्री लगा लो, आप महिला को बनाया ना, पहली बार जीती। पूरे वर्ल्ड में महिलाएं सम्मान कर रही हैं उनके एक कदम से। कार्यकर्ता कितना खुश है। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलायंस कर लेती तो वो कहते हैं हम हार जाते, आम आदमी पार्टी बोलते हार जाते आप। वो इलेक्शन अलग होता है, ये लोगों की गलत फहमी है। सुन लो, मैं कहता हूं अगर डायरेक्ट इलेक्शन भी होता तो इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आती। वो इसलिए आती, मिल जाते तो भी वो इसलिए आती, जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में कह दिया ना कि आप पूरे में देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन आप दिल्ली की भी मैं सेवा करना चाहता हूं। एज ए प्राइम मिनिस्टर
ये बात कह दे तो लोगों के दिलों में, आपने देखा जब पब्लिक मीटिंग, चाहे हम 3 लड़ रहे थे, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी की रैली नहीं हुई थी, पब्लिक मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले लोग यही कहते थे, आपके सारे टीवी चैनल भी कहते थे कि 32 और 34 सीटें, पहले तो 28 और 30 कहते रहे, फिर 30 और 32 पे आए। लेकिन जिस दिन मोदी जी की पहली रैली हुई, मोदी जी ने ये कह दिया कि मेरे को दिल्ली की सेवा चाहिए, तो उसके बाद दूसरी पब्लिक मीटिंग हुई, ग्राफ बढ़ता रहा और नतीजा ये हुआ कि लोग तो वोट जोड़ते हैं ना मारवा साहब कि भाई 43% देखो आम आदमी पार्टी को मिल गए, 5% शायद कांग्रेस पार्टी को मिल गए, आपसे ऊपर हो जाते वोट में। ना 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 ना, देखो वोट जोड़ने, जब 2 पे 2, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, क्योंकि हमको तो 46 साल हो गए ना इस धंधे में। हाँ, हमें तो 46 साल हो गए ना, हमें तो पता ऐसे है वोट ना। नहीं जुड़ती। ना 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 ना, जुड़ती होती है, 7 सीटें लोकसभा की जीत जाती फिर जीत जाते ना। आप अब भी कह रहे, बिल्कुल भाई साहब ने ठीक किया, अगर वोट जुटती तो 7 सीट जीत जाते। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उस टाइम तो एक भी नहीं आई, हारे भी 80-90 हजार से कम नहीं आ रहे किसी से। अरे कांग्रेस, आपने दिल्ली, आप तो दिल्ली में ही रहे, आपने तो आपने मुझे बाहर कह रहे थे, मैंने इनसे पूछा भी, आप मनीष सिसोदिया को जब उतारा इनके सामने, जब पार्टी ने मनीष सिसोदिया का टिकट पहले आ गया, जब इनको पार्टी ने टिकट दिया तो आपने कहा नहीं मुझे क्यों फंसा रहे हो, खुद ही कह रहे हैं बीजेपी के 48 साल से यहाँ जीत नहीं हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा आदमी, नहीं मतलब बीजेपी जीती नहीं उस सीट पर। मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी सीट बदलवाने को नहीं बोला पार्टी को कि मेरी सीट बदल दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, मुझे जहाँ मेरा घर है मैं वहीं से लड़ूंगा। ठीक, लेकिन कांग्रेस की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये इसलिए होगी, इसका जिम्मेवार तो राहुल गांधी है ना, ओनली एंड ओनली। और क्या, क्योंकि वो वर्करों को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा, कार्यकर्ता को। अब एमपी के इलेक्शन में समझौता कर लिया, 3 सीटें, 4 पे 3 पे, और फिर एमएलए के इलेक्शन में अलग अलग लड़ रहा है। जब तक वर्कर इकट्ठा नहीं होगा, ये जो हरियाणा में भी राहुल गांधी के ही करके कांग्रेस हारी है ना। राहुल गांधी करके क्यों हारी? आप याद कीजिए, हरियाणा के चुनाव के बाद कैप्टन यादव आए थे, हाँ, कांग्रेस के नेता, हाँ, ओबीसी मोर्चा ठीक वही बात बोल रहे थे जो मारवा साहब बोल रहे हैं, इन लोगों से कि नहीं मिलती। कार्यकर्ताओं से मुलाकात मिलते नहीं और सम्मान नहीं है नेताओं का। अब वो किस्सा सुना रहे हैं कि इंदिरा गांधी हमको बुला के मिलती थी, राजीव गांधी बुला के मिलते थे, लेकिन राहुल गांधी के पास समय नहीं मेरे लिए। जब मैंने अभी कहा ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता से 20 मिनट तक बातें करते रहे ऐसे बैठ के। अच्छा, अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं ना, केसी नहीं, वेणुगोपाल जी बड़ी देखो, पावरफुल है ना, पार्टी वो चलाते हैं, लोग देखो, कहते हैं उनको, उनसे उन पे क्यों नहीं कोई दोष पहली डालता? बात तो सुन लो, कांग्रेस में वो रानी है, ये युवा राजा है। सुन लो मेरी बात, यहाँ पर बाकी जो है ना, अब मैं नाम यूज नहीं कर रहा वो वर्ड, बाकी चपड़ासी है। हमने देखा है, 10 जनपद पे खड़े होके देखा है, हम तो उस टाइम भी नहीं परवाह करते थे। हमने ही सोनिया गांधी जी को कहा है कि आपका चुनाव क्यों हारा गया, क्योंकि आप जामा मस्जिद गए थे। कहते हैं नहीं गया। मैंने कहा टीवी में तस्वीरें कैसे आ रही हैं? हमने कहा था उसको, क्योंकि कार्यकर्ता की जब तक आप लोग बात नहीं सुनोगे तो आपकी पार्टी खड़ी नहीं होगी। आज लिख लेना, 2029 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी 290 और 300 सीटें आएंगी, और इनकी जो 100 अब हुई है ना, इनकी 44 सीटें रह जाएंगी राहुल गांधी की 44 सीटें। और सुन लो, अभी आने वाले समय में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता भी हटा दिया जाएगा। क्यों? ये भी आज लिख लो। क्यों हटा देंगे? लिख लेना ना, उसने इतनी गलतियां कर देनी है। आप देखना, ममता ने डिमांड उठा दी ना, ममता ने पिछले दिन उठाई नहीं। इंडिया अलायंस का नेता, इंडिया अलायंस, एलओपी तो खैर उनका राइट है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी देखना। प्रियंका जी, लोग कहते हैं प्रियंका जी आ जाएंगे, कांग्रेस समझ जाएगी। देखो पता क्या है, मैं तो बड़ा नजदीकी से जानता हूं इनको। राहुल गांधी अपने जीते जीते
किसी को आगे नहीं आने देगा। पहली बात तो सुन लो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो। सोनिया गांधी की भी बात राहुल गांधी मानता नहीं है, आज लिख लेना। इनके यहाँ कोटे हैं, कोटे जैसे होते हैं ना, बांटते हैं, कोटे हैं कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी एक का नाम है उसको, क्योंकि चलो हमारा थोड़ा बहुत था उससे, उसको नहीं तो मैं आपके सामने बता देता कांग्रेस में कौन कौन लोगों को क्या क्या पोस्टें मिली है, जो एमएलए का इलेक्शन 4-4 हजार 6-6 हजार में आ रहे हैं ना। अब ले ही दीजिए नाम सर, क्या बात? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी जिंदगी का, क्योंकि अपनी दोस्ती है ना। अच्छा। तो इसलिए फिर नाम लेना, पुरानी दोस्तियां बचा रहे हैं, तो फिर इसलिए नाम लेना अच्छा नहीं रहता। कोटे बटे हुए, मतलब ये प्रियंका जी का कोटा और ये हाँ, सबके कोटे, सबके। मंत्री भी को जब स्टेट जनरल सेक्रेटरी, ये भी कोटे से हैं। सुन ले, सही है जी बात। हाँ, मतलब ये तो है कि टीम है भाई, ये राहुल जी के आदमी है, ना, ये ना, सोनिया ना, जी के ना, आदमी ना। है, ये प्रियंका जी के मैडम, आदमी है। कांग्रेस का आदमी कौन? देखो, नहीं, ये तो आपने जैसे बोला, ये मैं कोटा इस आपको तरह का बता है। रहा हूँ, आपकी स्टेट भी कोटे से बटे हुए हैं। हाँ। आपकी दोस्तियां हैं, इनकी भी तो दोस्तियां हैं। स्टेट इंचार्ज है ना। नहीं, स्टेट इंचार्ज भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इनके कोटे से बटे हुए हैं। इसीलिए तो सर फाइनल वर्ड वो कह रहे हैं राहुल गांधी ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एंड ओनली, यही बात है भाई। अगर जीत हो, सफलता मिले तो राहुल गांधी, और गड़बड़ हो तो कोई और, ये कैसे होगा? अगर बीजेपी जीतती है उसका श्रेय मोदी जी को मिलता है, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सिर फूटेगा। जो भी कैप्टन होगा, चाहे राजनीति हो चाहे जीवन का दूसरा क्षेत्र हो, जीत मिलेगी। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो कैप्टन को श्रेय, और हार जाएंगे तो टीम पर डाल देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो राहुल गांधी को सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही, जब तक ये दो शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं आएंगे तब तक उनकी राजनीति पटरी पर नहीं आने वाली। सर फाइनल वर्ड कोई सलाह शॉर्ट में? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों और वीरेंद्र सचदेवा जी, ये जमीनी नेता हैं। इनको एक एक बात का पता है कि कार्यकर्ता की किस तरह रिस्पेक्ट करनी है। और यहाँ पर राजे महाराजों वाला एक समय चल रहा है। अच्छा, अगर कोई नमस्ते भी करे तो नमस्ते भी नहीं लेते। सुन लो, मैंने आपको कहानी सुनाई ना, गर्मी में 4.5 घंटे खड़े रहे। हाँ जी, सुनाई थी ना कहानी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कोई नमस्ते करे ना तो नमस्ते नहीं लेगा। इतनी हालत इनकी खराब है। पहले तो एक रिस्पेक्ट होती, हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे को कोई इतना चेक नहीं किया। इनके यहाँ तो कार्यकर्ता की पहले ही जान निकाल देते हैं, चेकिंग ही कितनी इतनी करा देते हैं कि कार्यकर्ता कहता है यार कहाँ आके फंस गए। बारवा साहब के पास बहुत कहानियां हैं, कुछ हमने प्रोग्राम से पहले सुनी थी, कुछ प्रोग्राम के बाद, क्योंकि प्रोग्राम में इतना ही टाइम था। बारवा साहब बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र आने के लिए मिलकर बड़ा खुश हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप भी कुछ फिर आइएगा दोबारा, कुछ जरूर आएंगे। और काम बहुत करना पड़ेगा आप लोगों को अब दिल्ली के अंदर, बोला आप लोगों ने। देखो पता है क्या है जी, जितने भी हमारे एमएलए जीते हैं वो जमीनी कार्यकर्ता है, और लोगों के इतने काम करेंगे कि अगली बार भी 2/3 मेजोरिटी आएगी। वो देखेंगे, लेकिन काम तो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका।